नमस्कार दोस्तों, लर्न अभी टेक में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक उसी के आगे की नई सीरीज। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल जो क्वेश्चंस लगाए थे उसके आगे हम लोग आज थोड़ा सा जान लेते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन हम लोग कर लेते हैं और फिर मौर्य काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य, मौर्य राजवंश 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, नॉर्मल है कि मौर्य राजवंश का समय पीरियड यही था, 321 से 184 ईसा पूर्व, और मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन किया गया, या ये पूछ सकता है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को किन शब्दों से वर्णित किया गया है। ठीक है, तो वृषल और कुलहीन। जस्टिन ने सैंड्रोक्रोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य इसे है कहते हैं, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, जस्टिन ने सैंड्रोक्रोट्स में सिकंदर महान, जो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है दोस्तों, कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, द्वारा मौर्य काल में रचित जो अर्थशास्त्र है, ये ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र किसके द्वारा, ये आपको पता ही होगा, कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा रचा गया है। शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। ये इकोनॉमिक बेस्ड सिस्टम पे नहीं है, ये आप बेसिकली इसे कह सकते हो राजनीति के तथ्यों पे आधारित है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की व्याख्या की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछता है सप्तांग सिद्धांत क्या है, जो कि पूछ सकता है, तो वो है राजा पहला। दूसरा अमात्य, अमात्य वहीं का जो प्रधानमंत्री जिसे कह सकते हैं वो होता था। जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ठीक है, की व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है, जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। जो जैन और तमिल साक्ष्य हैं, यानी कि जो एविडेंस मिले हैं वहां से, वो चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राजपाल पुष्प पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, यानी कि उस समय भी पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण का उल्लेख प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे आते नहीं, बस आप जनरल नॉलेज के लिए ध्यान कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक जो कि सेल्यूकस था, उसको कब परास्त किया? 305 ईसा पूर्व में। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही धम्म का प्रतिपादन किया था। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। ठीक, इसका अर्थ पूछ सकता है कि देवानाम प्रियदसी का अर्थ क्या है, 4 अर्थ दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि देवताओं देखने में सुंदर, और देवनाम प्रिय का मतलब देवताओं का प्रिय। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। ये बहुत क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार थोड़ा बना दे रहा हूँ, इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आते हैं कि अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म की कौन सी संगति हुई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आपको आंसर लगाना हो तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था एक तो, यानी स्थान पाटलिपुत्र था, और बौद्ध धर्म की कौन सी तृतीय संगति हुई थी। ठीक है,
अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी होती थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार मिला था। जैसे कि आज के समय में जो डीएम होते हैं, कमिश्नरी जहाँ लग गई वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे कमिश्नरी नहीं है, नॉर्मल क्षेत्र है, नॉर्मल जनपद है, आज भी वहाँ पे जो जिलाधिकारी हैं सबसे पावरफुल होते हैं। उन्हीं के अंडर में प्रशासन यानी कि जो आपके एसपी आते हैं वो आते हैं। और यानी कि न्याय व्यवस्था और राजस्व यानी पैसा और न्याय दोनों ही वो कर सकते हैं, और दोनों ही पावरफुल होते हैं। पावरफुल एक आपकी मतलब धरोहर है जिसे जिलाधिकारी के पास। ठीक है, तो रज्जुकों को क्या कहा जाता था? आधुनिक जिलाधिकारी थे, वही उस समय वो काम करते थे रज्जु। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। व्यापारिक काफिले होते थे, उसे कारवां को सार्थवाह कहा जाता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण मूलतः अशोक ने ही कराया था। इसको क्वेश्चंस पूछ लेता है कभी कभी कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो वो अशोक ने करा था। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मौर्य युगीन काल के जो स्तंभ है वो किसके द्वारा बने, किसके द्वारा निर्मित है, तो वो बलुआ पत्थर यानी चुनार के बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्म लिपि में लिखे गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। ये अशोक के अधिकांश अभिलेख किसमें प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ये क्वेश्चन जरूर आता है। केवल दो अभिलेख जो हैं ये उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन से ऐसे दो अभिलेख हैं जो ब्राह्मी लिपि में ना होकर खरुष्ट लिपि में, या ये पूछ सकता है कि अभिलेखों यानी कि ये नाम दे देगा शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये अभिलेख ब्राह्मी में लिखे हैं, खरुष्टी में लिखे हैं, इस तरीके से देवनागरी में 3-4 करके दे देगा आपको और आपको आंसर निकालना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा है ये दोनों खरोष्टी में है। बाकी जितने भी उसके अभिलेख मिले हैं वो सारे के सारे किस में है? ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, खाली शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दोनों ब्राह्मी में ना होकर खरोष्टी में है। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आप ध्यान रख सकते हैं जो खरोष्टी लिपि थी वो हमेशा दाएं से बाएं जैसे उर्दू लिखी जाती है। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि कलिंग युद्ध का जो साक्ष्य है वो अशोक के किस स्तंभ से मिलता है, तो वो 13वें स्तंभ से मिलता है। ध्यान रखिएगा 13वें स्तंभ से ही कलिंग का, क्योंकि 13वां सबसे नंबर दुनिया में बोला जाता है ऐसा कि 13 नंबर बहुत खराब है, तो रटने के लिए आप इस तरीके से ध्यान कर सकते हैं कि 13 नंबर में कलिंग का युद्ध हुआ था। 13 नंबर सबसे खराब बोला गया और उसमें भी कलिंग का युद्ध है। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। अशोक के वृहद शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। तो 13 में आपका जो युद्ध का वर्णन है कलिंग का, 12 में आपका जो सभी संप्रदाय के लोग हैं उनकी वृद्धि की कामना की गई है। प्रथम शिलालेख में क्या है? अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध का वर्णन, यानी पशु बलि को निषेध किया गया, उसका वर्णन किया गया, यानी उस समय पशु की बलि ना दी जाए इसके बारे में वर्णन किया गया है। प्रथम में प्रथम 12 और आपका 13। धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त हुआ है। यानी कि धार्मिक सुधार के लिए धार्मिक आधार पर भूमिदान का जो प्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? सातवाहन के समय के एक अभिलेख से। मेगस्थनीज की इंडिका, ये इंडिका जो है मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई, और अकबर, फायान, मेगस्थनीज जो इस तरीके से 4-5 आपको ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें ध्यान रखिएगा मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। जो पाटलिपुत्र था उसके नगर का जो प्रशासन था उसका वर्णन है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 3 सदस्यों के विभिन्न समितियों द्वारा होता था। कुल 6 समितियां थीं, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे।
मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये ऐसे नॉर्मल आपसे पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज ने तत्काल भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा, तो 7। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष, जो ये ध्यान रखिए, सीता अध्यक्ष जो होता था वो कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। जो कृषि की भूमि होती थी, कृषि योग्य भूमि, उनका अध्यक्ष किस कहते थे? सीता अध्यक्ष को। वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था। क्योंकि वो अध्यक्ष है तो वहां का जो भूमि पे जो कर लग रहा है उसको वसूलने का अधिकार उसी के पास था। फिर इसके बाद अग्रोनो मोई, ये जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। जो जिले के अधिकारी होते थे उन्हें अग्रोनो मोई बोला जाता था। और शुल्काध्यक्ष का मतलब जो व्यापार और व्यवसाय में शुल्क वसूलता था उसे शुल्काध्यक्ष बोलते थे। ठीक है। इसके अलावा आक्राध्यक्ष, आक्राध्यक्ष जो होता था ये खानों का अध्यक्ष था, यानी खानों को नियंत्रण करने का काम करता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। यानी कि जो मौर्य मंत्रिपरिषद थे उसमें जो राजस्व एकत्र करते थे वो कौन करता था? समाहर्ता। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है। भारत आए यात्रियों का कालक्रम क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको नॉर्मल दे देंगे 1 2 3 4 करके, और आपको उसके क्रम क्रम के अनुसार उसको आरोही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जिस टाइप का भी ऑप्शन दे उसी अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना होगा। तो जैसे पहले आया था, सबसे पहले मेगास्थनीज, उसके बाद आया था फाहियान, उसके बाद रेनेसां, फिर आया था इत्सिंगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल। उत्तर पश्चिम में भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी हिंद यमन राजाओं ने करवाया था। जो उत्तर पश्चिम में भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हुआ था वो इंडो ग्रीक यानी हिंद यमन राजाओं ने करवाया था। जबकि इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। तो दोनों क्वेश्चंस थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं कि स्वर्ण सिक्के जो चलवाए थे वो इंडो ग्रीक के राजाओं ने चलवाए थे उत्तर पश्चिम में, लेकिन इसको नियमित और पूर्ण रूप जो दिया गया प्रचलित करने का वो कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने विम कंडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कुषाण शासकों में विम कंडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो विश्वव्यापी है, यानी कि जो हम लोग नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं, जो हमारा पहला नया साल है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही आता है। जबकि जो भारतीय कैलेंडर है वो हमारे यहाँ संवत्सर के हिसाब से चलता है, जो कि हमारे मार्च अप्रैल में जब नवरात्र आते हैं तब स्टार्ट होता है नववर्ष हमारे यहाँ। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। ये देखिए, चैत्र जो होता है, चैत्र में नवरात्र आते हैं जब, तभी हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है उसका प्रथम माह स्टार्ट होता है। यानी कि तब हमारा नववर्ष स्टार्ट होता है, यानी सनातन धर्म का। ठीक है। इसी तरह से आप अगर उसमें जाएंगे तो हिजरी संवत होता है मुस्लिमों में, और क्रिश्चियन का ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जो हम लोग सभी लोग मानते हैं। इसी हिसाब से ऑफिस से लेके सब चलता है, लेकिन जो भारतीय ऑफिस हैं वो संवत्सर के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो हमारा पंचांग होता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत 78 ईसा को अपनाया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में किसे अपनाया गया। उसका शक संवत को अपनाया गया 78 ईसा। ठीक है। यानी कि जब एक ईसा इनकी एक ईस्वी हुई तब हम 78 ईस्वी उसमें ऐड हो गई थी, 78 ईस्वी आगे थे। सौंदरानंद बुद्धचरितम और सारित पुत्र प्रकरण अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं।
पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक थी गंधार शैली, एक मथुरा शैली। ये हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन इससे आ सकता है। ये गांधार शैली और मथुरा शैली किस शासक के या किस काल में प्रचलित हुई? तो कुषाण शासक और कनिष्क के काल में प्रचलित हुई। या इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कौन से दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ? तब आपको बताना पड़ेगा गांधार और मथुरा शैली। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था। शुंग वंश का जो अंतिम राजा देवभूति था वो अपने अमात्य यानी कि जो उसका प्रधानमंत्री था वासुदेव, उसके षड्यंत्रों के द्वारा मारा गया था। वासुदेव ने कण्व और कण्वायन नाम के राजवंश की नींव डाली थी, यानी इनको खत्म करके खुद राजा बन गया था। ठीक है। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक सिंधुक द्वारा मार डाला गया था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो वो सिमुक था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का ही कहा जाता है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी शासक शातकर्णी प्रथम था। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ठीक है। इसकी उपलब्धियों की जानकारी का एकमात्र स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दोस्तों हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के हैं वो भी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जो आपके ये ऑप्शंस हैं इनको करेंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईसा में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली जो शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम माना गया। ठीक है। महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी इसने। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ये क्वेश्चन दोस्तों आता है बहुत ज्यादा कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो कौन था? समुद्रगुप्त। किसने के द्वारा उपाधि दी गई थी? विंसेंट स्मिथ के द्वारा उपाधि दी गई थी। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। फिर से इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है वो अभिलेख समुद्रगुप्त यानी समुद्रगुप्त के जो अभिलेख हैं 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पे समुद्रगुप्त की के संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। ये क्वेश्चन दोस्तों उठ सकता है कि जो समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, उसे हम क्या नाम देते हैं? तो उसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हरिशेन ने किस भाषा में लिखा, तो वो संस्कृत भाषा में हो जाएगा। इसके द्वारा लिखा गया समुद्रगुप्त जो स्तंभ है वहां पर अशोक का स्तंभ इलाहाबाद का, उसमें समुद्रगुप्त गुप्त की जो प्रशंसात्मक वर्णन है वो किस भाषा में किसके द्वारा किया गया? हरिशेन के द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया। कहा गया उसे प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद वर्तमान नाम प्रयागराज में स्थापित करवाया था। ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ, जो अशोक के द्वारा स्तंभ था, ये कहाँ पे था? कौशाम्बी में था। कौशाम्बी से अकबर के द्वारा ये प्रयागराज में स्थापित कराया गया। इस स्तंभ पर जहांगीर और तथा बीरबल का भी उल्लेख है, यानी कि जब वो वहां से वहां जब
गया कौशाम्बी से वहां तक, तो उसमें जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख किया गया था। ठीक है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे विक्रमादित्य जिनकी उपाधि थी का एक अन्य नाम देवगुप्त भी मिलता है। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। जो धन्वंतरी का नाम आता है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की है। भास्कराचार्य के द्वारा प्रख्यात क्या थी? ये खगोलज्ञ यानी खगोलविद जिसे बोलते हैं और गणितज्ञ, ये दोनों थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, वारामिर, अमर सिंह, शंकु, छपणक, वररुचि और बेताल भट्ट तथा घटकरपर थे। जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो महाकवि कालिदास हैं और धन्वंतरी हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वराहमिर भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन थे? नाम कुछ दे देगा, वहां पे आपको कालिदास, धन्वंतरी और वारामिर, इनके नाम ध्यान होने चाहिए कि ज्यादातर यही पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का उपयोग करते थे। इसके बाद बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। इन मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। नागर, द्रविड़ तथा वेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की तीन प्रमुख श्रेणियां। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे तीन प्रमुख श्रेणियां भारतीय मंदिर के बारे में पूछ सकता है, तो वो कौन सी है? नागर, द्रविड़ और वेसर। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत में विशेषकर कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप के मध्य था। तो द्राविड़ शैली सबसे ज्यादा कहाँ पर है? दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा फली फूली। तीन तरह की, नागर, द्राविड़ और वेसर, ये तीन तरह की मंदिर शैलियां जिन पे मंदिर डेवलप होते हैं। ठीक है। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। जो बेसर शैली थी वो नागर और द्रविड़ का मिश्रण है, वो बेसर बन गया। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद फिर दक्षिण भारत का आगे पढ़ेंगे। तो यूनानी आक्रमण से हम लोग करते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो इसमें पहला क्वेश्चन, पहला दे रखा है इसमें ऑप्शन। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोहियों शासकों से सहायता मिली थी, यानी जो देश के द्रोही थे अंदर अंदर से ही उसे सहायता मिली हुई थी, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सा सही है? सबसे पहले, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये आप जानते हैं, अलग अलग सत्ता थी। ठीक। दूसरी चीज, उसकी फौज बेहतर थी, बिल्कुल बेहतर थी। तीसरा, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली हुई थी, ये भी सही है। ठीक। तो एक, दो, तीन, वह एक अच्छा प्रशासक था ऐसा नहीं कह सकते। तो एक, दो, तीन, ये तीनों चीजें अच्छी हैं। सिकंदर की पश्चिमोत्तर भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम तीन सकते हैं। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय पश्चिमोत्तर भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निस्संदेह श्रेष्ठ थी। आम्बी जैसे तमाम देशद्रोही
ठीक है। आम्बी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। यानी कि वो एक अच्छा कुशल शासक था, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऊपर के जो तीन सही हैं, यानी कि आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो दोस्तों उसे हम पुरु कहते हैं या पोरस कहते हैं। पुरु का जो पोरस का राज्य था झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। गुजरात, इसके बाद मौर्य साम्राज्य पे हम लोग आते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है कैसे? पहला इन्होंने कहा ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, जैन परंपरा से, अशोक के इस अभिलेख से। ऐसा नहीं है, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि जो गुजरात था वो उसकी साम्राज्य में शामिल था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख में आर आनर्त और सौराष्ट्र, यानी गुजरात जिसे हम सौराष्ट्र बोलते हैं, प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। ठीक। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक की शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? दोस्तों इसका नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और कालसी। तो कहाँ मिली थी? कालसी में। दोस्तों एक मिनट रुकिएगा, इसमें कुछ गलती हुई है। चलिए, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है दोस्तों। मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं। मैं अभी यहाँ तक ही क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट में इसको आगे बताएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ गलती हुई है। यहाँ पर एक जो पीडीएफ है वो पूरी तरीके से बनी नहीं, बीच में कुछ मिसिंग है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसको पहले हम लोग पहले देख लेते हैं, इसे कंप्लीट कर लेंगे तब हम आगे इसके बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो वीडियो है हम अभी यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। इस जो आप लोगों को ये असुविधा हुई इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आगे आपका ये जो चीज़ें हैं इसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज अभी हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं इसको दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।